हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करवाया है इन 12 पार्ट्स। तो जिसके पहले के 11 पार्ट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, है ना। सबकी वीडियोस आपको मिल जाएगी चैनल पे, है ना। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, बेसिक्स क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ टू इंडिविजुअल। कोई भी जो दो इंडिविजुअल है उसका डीएनए, उन दोनों का डीएनए कितना सेम है और कितना डिफरेंट है, इस चीज को ही एक्चुअल में सिर्फ इसी चीज को प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक ही, जैसे कि सपोज आपका और आपके फादर का अगर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो आप बहुत हद तक सेम होगा, लेकिन आपका और आपके फ्रेंड का अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पूरा निकालूंगी तो वो काफी अलग होगा। तो आपको इस चीज से समझ में आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंसेप्ट क्या है? टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए ऑफ द टू इंडिविजुअल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डेवलप्ड बाय एलेक जेफरीज इन 1985। तो 1985 में एलेक जेफरी ने ये मेथड ढूंढा था कि हम कैसे यूज कर सकते हैं सर्टेन टेक्निक्स एंड टू फाइंड कि डीएनए में सिमिलैरिटीज क्या है एंड डिफरेंसेस क्या क्या है। तो कुछ बेसिक्स बातें सीखते हैं पहले, जिससे हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप देखो, डीएनए कैरी सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस। हम सभी के डीएनए में, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा है कि कई सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, है ना। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे GATA ये सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है। इस वाले पर्सन की बात करूँ तो इसमें 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसकी बात करूँ तो इसमें 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसकी बात करूँ तो इसमें 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस, और ये सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, कोडिंग की नॉन कोडिंग, दीज आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये कोडिंग में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब कि इनसे आरएनए प्रोटीन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, रिपीटेटिव यूनिट है और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, तो अब आप इसको, जो हमारा मेन डीएनए है, जो एक्चुअल में कोडिंग डीएनए है, आप उसे सेपरेट कैसे करोगे? कुछ तो आपके पास मेथड होना चाहिए ना। तो आपके पास जो मेथड होता है, ये जो हमारे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को हमारे मेन कोडिंग या बल्क डीएनए से सेपरेट करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप कभी भी सेंट्रीफ्यूज जब करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कोई भी जो हल्की चीज होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो रह जाएगी नीचे की तरफ, जिसकी डेंसिटी कम है वो हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो जब आप हमारे पूरे डीएनए का आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो तो आपको एक तो मिलता है मेजर पीक और आपको ऊपर स्मॉल बैंड्स मिलते हैं। तो जो मेजर पीक होता है, मेजर पीक कंस्टिट्यूट बाय या फॉर्म्ड बाय जीनोमिक डीएनए। जो हमारा मेन डीएनए है, जो कोडिंग डीएनए है, जो बल्क डीएनए है, वो बनाता है मेजर पीक। और जो ऊपर आपको फाइन दिख रहे हैं, पतले पतले बैंड्स दिख रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है सैटेलाइट बैंड्स, ये सैटेलाइट्स किसने बनाए हैं? दीज सैटेलाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेटिव यूनिट्स। जो रिपीटेटिव वाला यूनिट है, डीएनए है ना, नॉन कोडिंग वाला, वो बनाता है यहाँ पे सैटेलाइट बैंड्स। और जो मेजर डीएनए है, जो कोडिंग करता है और जो इनहेरिट होता है सब कुछ, वो बनाता है हमारा मेजर पीक। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो हमारे कोडिंग डीएनए को विद द रिपीटेटिव डीएनए। समझ में आ गई आपको बात? ओके। अब आपको समझ में आ गया है जो ये रिपीटेटिव यूनिट होती है इन्हें बोला जाता है सैटेलाइट। क्या बोला जाता है इनको? सैटेलाइट। तो अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, दो टाइप्स में वो क्लासिफाई है। पहला वो हो सकता है माइक्रो सैटेलाइट्स, दूसरा वो हो सकता है मिनी सैटेलाइट्स। क्या क्या हो सकता है? माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। अब माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स में डिफरेंस क्या है, तो हम इस फिगर से आपको समझाते हैं। माइक्रो सैटेलाइट्स को पहली बात तो क्या नाम है माइक्रो सैटेलाइट्स का? और STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स को क्या बोला जाता है? शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। एंड मिनी सैटेलाइट्स को बोला जाता है VNTR। क्या बोला जाता है? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या बोला जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो आप इसको बहुत ध्यान से इस तरीके से समझो, जो माइक्रो सैटेलाइट होता है उसमें ये जो रिपीटेटिव यूनिट्स हैं ये कम है। ये रिपीटेटिव यूनिट्स क्या है? कम है। मतलब कि जो हर साइज है, जो एक एक रिपीटेटिव यूनिट का साइज है,
ये कितने बेस पेयर से मिलकर बना है? जस्ट 2 या 6 बेस पेयर, 2 to 6 बेस पेयर। तो जो इसमें रिपीटेटिव यूनिट है उसका साइज कैसा है? छोटा है। दे आर द माइक्रो सैटेलाइट एंड दे ऑल्सो दे आर नोन एज शॉर्ट टेंडम रिपीट, शॉर्ट है। लेकिन अगर हम मिनी सैटेलाइट्स की बात करें तो इसमें हर जो रिपीट का साइज है वो 10 से लेके 100 बेस पेयर्स तक वेरी कर सकता है। मतलब इसमें रिपीट्स का साइज आप देखो कितना बड़ा है। इसमें हर रिपीट का साइज कितना था? हर रिपीट का साइज है 2 to 6 और इसमें हर रिपीट का साइज कितना है? 10 to 100। कितना हो सकता है? 10 to 100 बेस पेयर। कितना हो सकता है? 10 to 100 बेस पेयर। समझ में आया आपको रेफरेंस? सैटेलाइट क्या है? रिपीटेटिव डीएनए, बट इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स आर आल्सो नोन एज एसटीआर, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, एंड मिनी सैटेलाइट्स आर नोन एज वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यहाँ पे जो रिपीटेटिव यूनिट है उसका साइज कितना है? 2 to 6 बेस पेयर्स, और यहाँ पे रिपीटेटिव यूनिट्स का साइज है 10 to 100 बेस पेयर। यही डिफरेंस है माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में। समझ में आ गया आपको? अ डीएनए सीक्वेंस विच इज टैंडमली रिपीटेड इन मेनी कॉपी नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो जो डीएनए सीक्वेंस है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, जिसका जो रिपीटेटिव यूनिट है उसका साइज बहुत ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? उसको हम बोलने लगते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, एंड VNTR बिलोंग्स टू मिनी सैटेलाइट डीएनए। ये मैंने आपको अभी बता दिया। आपको समझ में आ गया कि VNTR किससे बिलोंग करता है? तो VNTR बिलोंग्स टू मिनी सैटेलाइट, नॉट टू माइक्रो सैटेलाइट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये सब समझ में आया। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो हम कुछ और बातें देख लेते हैं। इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम। अब ये जो कॉपी नंबर है या VNTR का नंबर है, पर्सन टू पर्सन अगेन वेरी करता है। ओके, द 2 alleles paternal and maternal of a chromosome also contain different copy number of VNTR। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोई क्रोमोसोम है और उस पर कोई जीन है, अगर मतलब उसकी 2 alleles हैं तो उस पर सेम नंबर ऑफ VNTR होंगे, ऐसा नहीं होगा। उन पे भी अलग अलग नंबर ऑफ VNTR होंगे, बिकॉज एक जो है वो मैटरनल ओरिजिन का है और एक पैटर्नल ओरिजिन का है। तो एक ही जीन की 2 जो एलिल होती हैं, आपको पता है ना, एक जीन की 2 एलिल होती हैं, तो उन दोनों पे भी VNTR का नंबर वेरी करता है। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि VNTR का नंबर कोई फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन, एलिल टू एलिल वो नंबर वेरी करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब जब इतना समझ में आ गया है तो और कुछ बातें देख लीजिए। VNTR इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो साइज ऑफ VNTR वेरी फ्रॉम 0.1 to 20 किलो बेस। तो आप ये देखो VNTR में वेरिएशन कितना है और कितने छोटे से लेके कितना बड़ा तक हो सकता है। तो VNTR क्या है, कैसे वेरी करता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज समझते हैं, एक और कंसेप्ट जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम होता है जिसका? पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, इनहेरिटेबल म्यूटेशन। अब देखो आपने डीएनए पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब आपको पता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंज आता है तो वो क्या होता है? इनहेरिट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। तो अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो एज अ होल पूरी पॉपुलेशन में विजिबल है, पूरी पॉपुलेशन में विजिबल हो रखा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। तो जेनेटिक लेवल पे कोई वेरिएशन आया या फिर कुछ म्यूटेशन हुआ जिसके कारण जो उसका इफेक्ट था, जो उसका क्या बोलना चाहिए आपको, उसका एक जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक, जो आपका फिनोटाइपिक इफेक्ट है वो पूरी पॉपुलेशन पे दिखा, तो इट इज नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। Okay, polymorphism is higher in non-coding DNA sequences because mutation in these sequences may not affect an individual reproductive ability। तो अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म किस में ज़्यादा है, कोडिंग की नॉन कोडिंग, तो ध्यान रखो पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उससे आप नॉन कोडिंग रीजन में अगर हो भी रहे हैं तो उससे रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे आर नॉन कोडिंग, दे आर नॉट इनहेरिटेबल। ओके, these mutations are they are not inheritable, I must say they are non-coding, they are non-coding, not inheritable. Then these mutation accumulate generation to generation causing polymorphism। अब जो ये mutation है ये कैसे होता है? accumulate होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और जो resultant process है it is known as polymorphism, it is known as polymorphism। So here we are done with the basics। हमने कुछ बातें सीखी, सैटेलाइट क्या है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, STR एंड VNTR एंड लास्टली पॉलीमॉर्फिज्म। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फाइनली डिस्कस करते हैं कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस की जाती है। तो जो प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक या सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस। अब उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करना होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसको डिस्कस ऐसे करते हैं, सपोज कोई एक फीमेल है
और उसका जो चाइल्ड है, और वो कोई क्या बोलते 3 मेल्स हैं, वो तीनों ही क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरा बच्चा है। क्या बोला मैंने, एक कोई चाइल्ड है, कोई एक होगी फीमेल, उसका ये चाइल्ड है, और यहाँ पे 3 मेल्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, 3 मेल्स क्लेम कर रहे हैं, मेल 1, मेल 2 और मेल 3, ये तीनों क्लेम कर रहे हैं कि मैं इसका फादर हूँ। पैटर्निटी इश्यूज यहाँ पे अराइज हो गए हैं। तो अब कैसे पता लगाए कि तीनों में से इस बच्चे का फादर कौन है? तो सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप में हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। इस बच्चे से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा और इन तीनों से भी डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे। अब डीएनए के सैंपल आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो? तो बॉडी में डीएनए सैंपल्स या तो आप कलेक्ट कर सकते हो किसी सेल से, ब्लड स्टेन, सेमेन स्टेन्स, सलाइवा, हेयर, रूट, बोन, स्किन एटसेट्रा। तो आप बॉडी में इतनी सारी लोकेशंस जो हैं जहाँ से आप इजीली डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इट कुड बी अ हेयर फॉलिकल, इट कुड बी सलाइवा, बोन, स्किन, सेमेन, इट कुड बी एनीथिंग जहाँ से आप डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, चारों का, पहला तो चाइल्ड जिसके लिए आपको प्रूफ करना है, और साथ में इन तीनों जो फादर जो हैं, वो जो तीनों मेल्स हैं जो प्रूफ कर रहे हैं, जो ऐसा मतलब दावा कर रहे हैं कि मैं इसका फादर हूँ, आपने उन तीनों के सैंपल ले लिए, चारों के सैंपल ले लिए। फर्स्ट स्टेप सैंपल आपने ले लिया। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब सेकंड स्टेप में सैंपल्स ले लिए गए हैं तो सेकंड स्टेप में ये होगा कि चारों के डीएनए, ये जो 4 डीएनए के सैंपल हैं, चारों में डीएनए को तोड़ा जाएगा, क्योंकि इतना लंबा डीएनए है, उसकी स्टडी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेप में डाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए सेगमेंट्स को तोड़ा जाएगा बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करोगे आप? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यूज करोगे, और जो इतने लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स आपको 4 अलग अलग सैंपल से मिले हैं, आप चारों को तोड़ दोगे, आप उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो 2 स्टेप्स यहाँ पे हो गई, ठीक है। जब यहाँ पे 2 स्टेप्स हो चुकी हैं तो अब तीसरी स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप में ये होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, सपोज 4 आपके पास डीएनए सैंपल थे, मैं यहाँ पर सैंपल लिख दे रही हूँ, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4। सैंपल 1 जो है वो चाइल्ड का है, सैंपल 2 मेल 1 का है, सैंपल 3 मेल 2 का है, सैंपल 4 मेल 3 का है, जो तीसरा मेल है। अब क्या होगा, आपको इतने सारे डीएनए के फ्रेगमेंट, इसके भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो गए होंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, तो इतने सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब क्या करना पड़ेगा, हमको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करना पड़ेगा हमें? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं, हम उन फ्रेगमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कि फर्स्ट वाले का जो अगर डीएनए है फ्रेगमेंट्स हुए तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, सेकेंड वाले के हैं तो वो कुछ इस तरीके से और ऐसे कहीं अरेंज हो गए, थर्ड वाले के जो हैं वो कुछ ऐसे करके पूरे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो साइज के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डज। Then treat the DNA fragments with alkali solution NaOH to denature DNA bonds in the gel into single strand. अब जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सारे स्ट्रैंड्स को, सारे छोटे छोटे बैंड्स को अलग कर दिया, अब हम उसमें अल्कली सोल्यूशन डालेंगे, दैट इज NaOH, ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ब्रेक हो जाए और वो सिंगल स्ट्रैंडेड बचे। समझ में आ रहा है क्या किया? तो यहाँ पे आपको पता है ना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, आपने उसमें एक अल्कली सॉल्यूशन डाला जिससे वो कैसा हो गया, जिससे वो डबल जो बॉन्ड्स थे या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो टूट गया और अब वो कैसा बचा, वो सिंगल स्ट्रैंड बचा। कैसा बचा? सिंगल स्ट्रैंड। तो पहले डीएनए निकाला, देन हमने उसको तोड़ा, देन हमने फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड देन हमने उसमें एक अल्कली सॉल्यूशन डाला NaOH, जिससे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से कैसा हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जब इतना कुछ हो गया है तो अब ट्रांसफरिंग, ब्लॉटिंग, द प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्युलोज और नायलॉन। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सबके बाद आपको पूरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, उन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर लिया जाता है किसके ऊपर? नाइट्रोसेल्युलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन्स के ऊपर। ये कैसी? सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। और ये जो ट्रांसफरिंग की प्रोसेस होती है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्लेट से नाइट्रोसेल्युलोज या फिर नाइलॉन्स के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग। तो आपको ब्लॉटिंग क्लियर हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं, जो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूरे पीसेस सेपरेट करे थे, फिर उसमें NaOH डाल दिया था ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड हो गए, हमने एक नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन उसके ऊपर रखी, तो अब वो सारे फ्रेगमेंट्स चारों सैंपल के उस नाइट्रोसेल्युलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ गए। समझ में आ गया? तो सारा जो सैंपल था, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स था, वो किसके ऊपर आ चुका है? वो आ चुका है नाइट्रोसेल्युलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया है।
अब इसके बाद जो स्टेप होती है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब। अब हम इस स्टेप में यूज करेंगे लेबल्ड VNTR, रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब। VNTR क्या है आपको पता है, इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। हमने उसका एक प्रोब सेट किया विच इज रेडियो एक्टिव। हमने रेडियो एक्टिव प्रोब वहाँ पे यूज करा और हमने हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन कराया। क्या कराया हमने? हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। तो क्या करवाया हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शंस में, देख लेते हैं एक बार। प्लेस द नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA probe. DNA probe binds to the complementary sequences of the DNA fragments on the membrane to form a hybridized DNA. पढ़ के तो कुछ समझ आया ही नहीं होगा। सुनो, इस डायग्राम से समझो, ये हमारे पास वो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है जो हमने इसके पहले वाली स्टेप में जिसके ऊपर DNA फ्रेगमेंट्स निकाल लिए थे। सपोज इसमें यहाँ पे DNA प्रेजेंट था, यहाँ पे DNA प्रेजेंट था, यहाँ पे था, इसमें यहाँ था और यहाँ था, और इसमें एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। अलग अलग पोजीशन पे DNA जो है वो अरेंज है। अब हमने क्या करा, जब हमने इसको रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब में डाला तो ये जो है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स कैसे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसे हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। और साथ ही साथ में जो हम रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब में जो यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल, दे आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव, दे आर रेडियो एक्टिव एंड ऑल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे जो है वो भी कैसे है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। और हमने उठा के इसको इसमें डाल दिया, हमने इसको यूं उठाया और इसमें ऐसे डाल दिया। अब बताओ क्या होगा? अब उसमें होगा ये, सपोज यहाँ पे ATG प्रेजेंट है, ATG प्रेजेंट है अगर यहाँ पे, तो जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल इसके ऑपोजिट वाला होगा, ऑपोजिट वाला क्या होगा? TAC। तो TAC जो भी ऑपोजिट सैंपल होगा वो आके यहाँ इससे बाइंड हो जाएगा, वो आके यहाँ पे इससे बाइंड हो जाएगा। तो जहां जहां भी DNA है वहां वहां रेडियो एक्टिव प्रोब्स आके बाइंड हो जाएंगे। मतलब ये पूरी जो शीट थी कैसी हो जाएगी? ये अब रेडियो एक्टिव हो गई, इसमें रेडियो एक्टिव DNA आपको मिलेगा। जहां जहां पे DNA था वहां पे ये रेडियो एक्टिव प्रोब आके बाइंड हो जाएगा। समझ में आई आपको प्रोसेस क्या करी उन्होंने? तो हम इसी को बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन हमने करवाई, VNTR प्रोब हाइब्रिडाइज टू DNA फ्रेगमेंट्स। तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ DNA फ्रेगमेंट्स है, यहाँ ये DNA फ्रेगमेंट है, ये है और ये है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव वाले सैंपल्स आके अटैच हो गए, और इससे यहाँ पे क्यों अटैच हुए? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी, सिंगल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड। अब दोनों जहाँ पे भी मिले होंगे अपने ऑपोजिट वालों से, अटैच हो गए वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे क्या बना लिया? हाइब्रिडाइज DNA प्रोब्स बना लिए। क्या बना लिए? हाइब्रिडाइज DNA प्रोब्स। मतलब अब जो DNA इस पर है वो कैसा है? वो है रेडियो एक्टिव। कैसा है वो? रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव DNA है तो हम क्या करेंगे उसके साथ? रेडियो एक्टिव DNA प्रोब है तो हम उसका डिटेक्शन करेंगे बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ऑटो रेडियोग्राफी का क्या मतलब होता है? जो हमारा रेडियोग्राफी, जो हमारा हाइब्रिडाइज DNA जो है, जो रेडियो एक्टिव है, हम उसको एक्सरे शीट पर उसको कॉपी करेंगे, उसको एक्सरे शीट पर उसकी कॉपी ऑब्जर्व करेंगे, ले लेंगे। इट इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। इट इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये हमारा वो हाइब्रिडाइज DNA वाला नाइट्रोसेल्युलोज शीट है, हमने उसकी एक्सरे फिल्म ली तो हमें कुछ इस तरीके की एक्सरे फिल्म देखने को मिलेगी। जहां जहां पे रेडियो एक्टिविटी होगी, जहां पे DNA जो रेडियो एक्टिव प्रोब आके बाइंड हुआ होगा, वहां पे आपको ऐसे ब्लैक कलर के वहां पे आपको स्ट्रिप्स या फिर आपको ऐसे करके डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सरे या ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा। समझ में आई आपको बात, है ना? तो दिस इज द होल प्रोसेस कि जो हमारी DNA फिंगरप्रिंटिंग में करी जाती है। ओके, अब DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, ऑलमोस्ट हर इंसान का जो DNA सैंपल होता है और उसकी जो फिंगरप्रिंटिंग होती है वो यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन DNA फिंगरप्रिंटिंग डिफर्स इन एवरीवन एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर, सैंपल जो होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर मिलेंगे। जो रिजल्ट होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग के बाद वो एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगा। The sensitivity of the technique can be increased by using the polymerase chain reaction, PCR करके polymerase chain reaction करके आप sensitivity of the reaction DNA fingerprinting reaction आप बढ़ा सकते हो। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा in the chapter biotechnology. Okay, therefore DNA from a single cell is enough for the DNA fingerprinting. तो आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा के उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं आपको बॉडी के हर सेल से DNA निकालना है। अगर कोई एक सेल से भी आपने DNA एक्सट्रैक्ट कर लिया तो थ्रू PCR आप उसको इन्हांस कर सकते हो और अल्टीमेटली आपको आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग मिल जाएगा।
ठीक है, अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टेप्स को रिव्यू कर लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, सेकेंड स्टेप में डाइजेशन कराया डीएनए फ्रेगमेंट्स का बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन कराया डीएनए फ्रेगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया एक सिंथेटिक मीडियम प्लेट में जो नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन थी, फिर हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया यूजिंग रेडियो एक्टिव VNTR लेबल्ड प्रोब, देन उसके बाद में हमने डिटेक्शन किया हाइब्रिडाइजेशन का यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, तो हमको डार्क और लाइट कलर के बैंड्स ऑब्जर्व हुए थे। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते क्यों हैं, तो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहली बात, फॉरेंसिक टूल टू सॉल्व पैटर्निटी, रेप और मर्डर। जैसे अभी जो मैंने केस आपके सामने डिस्कस किया था वो केस कौन सा था, इट इज अ पैटर्निटी केस, वो पैटर्निटी वाला केस था। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर जैसे सपोज ये जो सैंपल ऐसे आया है तो हम वो वाले सैंपल को स्टडी करेंगे जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होंगी। चाइल्ड और जो तीनों मेल क्लेम कर रहे थे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो जो चाइल्ड का डीएनए पूरा एक्सरे सीक्वेंसिंग है वो तीनों में से किसके साथ मैक्सिमम मैच हो रहा है, वो जिसके साथ सबसे ज्यादा मैच होगा वो उस बच्चे का फादर होगा। तो पैटर्निटी इश्यूज जनरली जब भी होते हैं पैटर्निटी इश्यूज, तो हम उसको यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो तभी जनरली यूज करी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। अब लास्ट में देख लेते हैं भाई पैटर्निटी इश्यूज वगैरह को सॉल्व करने के लिए, अगर रेप मर्डर का केस है तो उसमें कोई ब्लेम कर रहा है किसी पे, उसको ब्लेम कर रहा है कि हाँ कि दिस इज द कल्प्रेट, उसने मेरे साथ गलत किया है, तो फिर उस पर्सन का क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो उससे एग्जैक्टली कंफर्म हो जाता है। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीजेज आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, टू डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स, एंड लास्टली टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन जेनेटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, उस सब के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है वो यूज किया जाता है। So that is all for today and we are done with chapter number 5 that is molecular basis of inheritance. Sorry, chapter number 6 that is molecular basis of inheritance. अब जो next chapter होगा वो होगा evolution. Okay, और हम evolution को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।